नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में। पर्यावरण अध्ययन में आपकी जो सीटेट एग्जाम हुई है 28 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, उसके बाद में आपकी छुट्टी लग गई थी, फिर 9 दिसंबर को आपकी एग्जाम हुई है। इसमें जो पर्यावरण अध्ययन में सबसे ज़्यादा टॉपिक पर सबसे ज़्यादा जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। उनसे संबंधित और भी यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमने अभी हाल ही में ऐप लॉन्च किया है, उसमें जाकर इस पीडीएफ का आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थोड़ी सी मैं जानकारी ऐप के बारे में आपको देना चाहूंगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे या फिर दी गई जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर यदि आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो जैसे कि यहाँ पर ये इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पर इस प्रकार की पीडीएफ बहुत सारी वहाँ पर अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप इस ईवीएस के रामबाण पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 49 रुपीज़ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ये यदि आप पीडीएफ प्राप्त करते हैं तो जिस प्रकार से मैं यहाँ पर बताऊंगा वो सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। चित्र के माध्यम से समझाया गया है। 2011 से लगाकर 2022 तक जो ऑनलाइन एग्जाम हुई साथ में, वो सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे। टोटल 500 प्रश्न मिल जाएंगे। थ्योरी आपको चित्र के माध्यम से समझाई गई है। 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे यहाँ पर 49 में, सारे सब्जेक्ट वहाँ पर। ये लेवल फर्स्ट के लिए है प्रैक्टिस सेट, ये ध्यान दीजिएगा। यदि आप ये खरीदते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी आने वाली या जो आपकी आने वाले सीटेट एग्जाम है, आपको जो समय अभी मिला है उसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये मैंने बहुत समय दिया है इस पीडीएफ को बनाने में, तो काफ़ी अच्छी पीडीएफ है। एक बार आप चेकआउट करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। यदि आपने इसको पढ़ लिया तो 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नों की। देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को रखा गया है। टोटल 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्नों को मैंने डिस्क्राइब भी यहां पर किया हुआ है, वो भी चित्र के माध्यम से। देखिए निकटवर्ती राज्य आपने देखा होगा, चाहे 28 का ले लीजिए, 29 का ले लीजिए। 9 तारीख को शायद नहीं पूछा था, लेकिन दोनों तारीख को निकटवर्ती राज्य के बारे में पूछा गया था। आपका अरब सागर के बारे में पूछ लिया था, 9 तारीख को भी पूछा गया था अरब सागर के बारे में, है ना। तीनों तारीख को पूछा गया था। फिर मध्य प्रदेश का भी पूछा गया था और आंध्र प्रदेश का। इन तीनों के बारे में अभी तक पूछ चुके हैं। बाकी और भी राज्य है उनके बारे में बताऊंगा। तो अरब सागर से निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश के निकटवर्ती, आंध्र प्रदेश के और भी राज्य हैं। ये मैंने उसी पीडीएफ से पेज लिए हैं, है ना। इसी प्रकार का इंटरफेस आपको इस पीडीएफ में देखेंगे। सारी जानकारी एक एक मैंने बहुत मेहनत करके उस वीडियो को बनाया है, तो उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए बंगाल की खाड़ी से पूछा जा सकता है, तो इसके जो निकटवर्ती राज्य है वो कौन कौन से? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ये बंगाल की खाड़ी से निकटवर्ती राज्य है ना, बंगाल की खाड़ी के, है ना। अरब सागर की हम बात करें, जैसा पूछा गया है, कल ही पूछा गया है 9 तारीख को, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये सभी राज्य अरब सागर के निकटवर्ती राज्य है। जम्मू कश्मीर की हम बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप से को डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री में आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी ना। वहाँ पर फ्री में 2 आपको टेस्ट भी मिलेंगे, उनको भी लगा लीजिएगा, है ना। यदि आपको नहीं खरीदना है तो कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका इच्छा हो तो खरीदिएगा, नहीं तो आप वहाँ पर फ्री में भी आपको काफ़ी पीडीएफ अवेलेबल है वहाँ पर, है ना, देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब इसके निकटवर्ती राज्य है। मिजोरम की हम बात करें, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, ये मिजोरम के निकटवर्ती राज्य है। पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये पंजाब के निकटवर्ती राज्य है। उत्तराखंड की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये दोनों राज्य उत्तराखंड के निकटवर्ती राज्य है ना। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा यदि आपकी एग्जाम अभी हाल ही में होने वाली है तो। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में पंजाब है आपका, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये सभी राजस्थान के निकटवर्ती राज्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, नई दिल्ली, ये जो नई दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें ऐड किए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। मध्य प्रदेश ये पूछा गया है ना, शायद 28 या फिर 29 को पूछा गया था मध्य प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये जो राज्य हैं ये सभी मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य हैं। असम की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी असम के निकटवर्ती राज्य है। तेलंगाना की हम बात करें तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये तेलंगाना के निकटवर्ती राज्य है। गुजरात की हम बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये तीनों ही गुजरात के निकटवर्ती राज्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है आपसे सबसे ज्यादा, वो लोक नृत्य से पूछा जा रहा है। लोक नृत्य आपने देखा होगा 28 को भी पूछा, आपका 29 को भी पूछा, 9 तारीख को भी पूछा है। तो जितने भी इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं वो सारे मैं एक ही बार में बताऊंगा। ये जो पीडीएफ पे मैं फिर बता रहा हूँ वहीं से लिए हैं ना, इस प्रकार की सारी जानकारी आपको वहां पर मिलने वाली है। तो अभी जो हाल ही में पूछे गए, राजस्थान का पूछा गया था, मणिपुर का पूछा गया था, असम का, केरल का, पंजाब का। ये जो असम, केरल, पंजाब है, ये आपको कूट में आंसर देना था, यानी कि मिलान आपको करना था, सही जोड़ी मिलान करने के लिए दिया गया था। और लोक नृत्य के बारे में प्रश्न था और सही जोड़ी आपको मिलान करना था। तो इस प्रकार के प्रश्न अभी सीटेट में हाल ही में पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। यहाँ पर एक तरफ नृत्य लिखा हुआ है, राज्य लिखा हुआ है, फिर नृत्य, फिर राज्य, फिर नृत्य, फिर राज्य, है ना। तो जो नृत्य है, घूमर कहाँ का है, ये मैं हर शिफ्ट में जो आपसे पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में ये पीडीएफ को लगाता हूँ, आपको बताता हूँ, ताकि आगे आप यदि आपके एग्जाम में तो गलत ना करे। घूमर कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। भांगड़ा कहाँ का है, ये पंजाब का है। लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। चोंग आपका नागालैंड का है। ओडिसी ओडिशा का है। छऊ नृत्य, छऊ नृत्य के बारे में इससे पहले पूछा गया था, अभी हाल ही में नहीं पूछा है, आगे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका झारखंड आएगा, ओडिशा आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा और पश्चिम बंगाल आएगा। ये सभी जो राज्य है, इसका जो नृत्य, लोक नृत्य कौन सा है, वो छऊ है ना। बिहू की हम बात करें तो बिहू का असम है। मुखोटा की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश है। कथकली की बात करें तो केरल है, ये पूछा गया था अभी हाल ही में जो एग्जाम हुई उसमें। गढ़वाली की बात करें तो उत्तराखंड है। कुचिपुड़ी की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश है। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु है। रासलीला और कथक, ये दोनों ही कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। यक्ष ज्ञान की बात करें तो ये कर्नाटक का है। गरबा की बात करें तो गुजरात का है। चिराव की बात करें तो ये मिजोरम का है। यहाँ पर मणिपुर छूट गया, तो मणिपुर का जो लोक नृत्य होगा वो मणिपुरी होगा, है ना। तो ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर लोक नृत्य बताए हैं और उनके राज्य बताए हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बात करेंगे हाथी के बारे में। देखिए हाथी के बारे में भी तीनों शिफ्टों में पूछा गया, सॉरी तीनों तारीख को पूछा गया, 28, 29 और 9 तारीख को भी पूछा गया था। आप ही के द्वारा बताया गया था, है ना। तो हाथी के बारे में जो भी जानकारी है, वैसे तो मैं हर पेपर में आपको बताता हूं, जैसे ही आपका एनालिसिस होता है उसमें सारी जानकारी दे देता हूं, फिर भी एक बार दोहरा लेते हैं, है ना। ये भी उसी से लिया गया है, चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो जो हाथी होता है वो स्तनमंडल का सबसे बड़ा जीव होता है हाथी, आपको पता ही होगा। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में पूछे तो वो कौन है, आपका हाथी है। कब घोषित किया गया था, तो 2010 में घोषित किया गया था। और हाथी की आयु आपसे पूछे, कूट में आंसर पूछा जाता है ना हाथी के बारे में, 4-5 विकल्प दे देते हैं और एबीसीडी में आपसे कूट में आंसर पूछते हैं कि कौन सा सही है। तो आयु आपको पता होना चाहिए, 70 साल होती है हाथी के लगभग, है ना। आगे हम बात करें तो इसका रंग आपको सभी को पता है, काला रंग होता है, इसलिए इनको गर्मी अधिक होती है इसको, है ना, हाथी को। इसका दिमाग जो होता है वो काफी बड़ा होता है। कितना किलो का होता है, लगभग 5.5 किलो का होता है। और भारत में सर्वाधिक हाथी कहां पर पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। सारी जानकारी आपको उस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी, एक एक चीजों को ध्यान में रखकर उस पीडीएफ को बनाया गया है। और हाल ही में जो एग्जाम हो रही है उसी के दृष्टिकोण से उस पीडीएफ को बनाया जा रहा है। अभी तक जितनी भी दिन एग्जाम हुई है सभी के सभी उसमें से पूछे गए प्रश्न है, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हाथी समूह में रहते हैं, ये पूछा गया था कल, है ना, कल के एग्जाम में पूछा गया था। हाथी समूह में रहते हैं, समूह का जो नेतृत्व है वो कौन करती है, बुजुर्ग हथनी करती है। हाथी के नर बच्चे 14 से 15 साल बाद समूह छोड़ देते हैं, ये भी विकल्प में था। जिस बच्चे ने मुझे बताया तो ये विकल्प बताया था कि सर ऐसा पूछा गया था कि हाथी के नर बच्चे 14 से 15 साल बाद समूह छोड़ देते हैं। सही और गलत में आपसे प्रश्न पूछा गया था, जैसा कि मैंने 4 विकल्प दिए और कूट में आपको आंसर देना था। तो 2 सही थे वहां पर, 2 गलत थे। अब वो कौन से विकल्प थे, लेकिन एक विकल्प तो ये था और एक ये था। अब 2 कौन से थे उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कि एक स्वस्थ हाथी दिन भर में कितना किलोग्राम पत्ती, छाल या फिर घास फूस खा लेता है, तो 100 किलोग्राम, है ना। यदि क्विंटल में बात करें तो 1 क्विंटल, 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है। तो इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी। और ये शाकाहारी होता है हाथी, जैसा कि अभी हमने बताया। इसका कलर कैसा होता है, काला होता है। इसकी वजह से इनको गर्मी अधिक होती है और गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या फिर जल में खेलना पसंद करता है। हाथी का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका लगभग 22 माह का। कितना होता है, लगभग 22 माह का होता है गर्भकाल हाथी का, है ना, यानी कि हथनी का होता है ना। और यदि पूछा जाए कि जो हाथी है वो किस राज्य का राज्य पशु है, तो 3 राज्य का है। कितने राज्यों का है, 3 राज्यों का। ध्यान दीजिएगा, उसमें केरल आएगा, आपका कर्नाटक आएगा और झारखंड। इन तीनों राज्य का जो राज्य पशु है वो कौन है, हाथी है। हाथी दिन भर में केवल कितने घंटे सोता है, ऐसा नहीं है कि हाथी का शरीर बड़ा है, विशालकाय शरीर है तो ज्यादा सोता है, ऐसा नहीं है। सबसे कम सोता है हाथी दिन भर में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। कितना, 2 से 4 घंटे। हाथी किससे डरता है, तो ये मधुमक्खियों से डरता है। उनके कान में घुस जाती है तो काफी परेशान करती है, इसलिए ये हाथी मधुमक्खियों से डरता है ना।
बात करें हाथी जो है वो 150 मील दूर से बारिश का पता लगा लेता है। किसका? बारिश का। और हाथी एक दूसरे की जो चिंगाड़ है वो 8 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं ये हाथी एक दूसरे की चिंगाड़। चलिए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। देखिए राष्ट्रीय उद्यान वैसे तो 28 तारीख को पूछा गया था, तो उसी को देखते हुए आगे पूछा जा सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उद्यान के सही जोड़ी आपको मिलान करना था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और इस प्रकार से दिया हुआ था और इसका मिलान आपको करना था। ये उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं कहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही यहाँ पर राज्य लिए हैं, और भी आपको इस पीडीएफ में बहुत सारे राज्य मिल जाएंगे। सारे राज्यों के बारे में बताया कि किस राज्य में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और सबसे ज्यादा कहाँ पर है, आपको पता ही होगा ये मध्य प्रदेश में है। कुछ लिए हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है, डेचर्ड राष्ट्रीय पार्क है, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क है, ताल छापर अभ्यारण्य है ना, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, दर्रा राष्ट्रीय पार्क है, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क है ना, और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये जो 9 प्रकार के हमने आपको राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं, शायद केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान 2 बार यहाँ पर लिख दिया है गलती से। तो ये जो 8 जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से हैं? कान्हा राष्ट्रीय पार्क है आपका, पेंच राष्ट्रीय पार्क है, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क है, रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क है, वन विहार पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, माधव राष्ट्रीय पार्क है, और मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क है। ये जो 11 पार्क हैं यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही राष्ट्रीय उद्यान है ना। चलिए आगे मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में, याद रखिएगा। जो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में है। साथ में सिरोही राष्ट्रीय पार्क भी मणिपुर में स्थित है। सिक्किम की हम बात करें तो यहाँ पर कंचनजंगा, ये भी पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में, है ना। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में है। त्रिपुरा की हम बात करें तो क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क ये त्रिपुरा में स्थित है। लद्दाख की हम बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय पार्क जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है ना, वो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में है। तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क ये पूछा जाता है ना। इंदिरा गांधी जिसको हम अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क ये भी आपका तमिलनाडु में है। मुकुरुथी नेशनल पार्क ये भी तमिलनाडु में है, और गुनिडे नेशनल पार्क ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क, सिमली राष्ट्रीय पार्क, नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर और चिल्का झील अभ्यारण्य है ना। ये जो 4 राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके ओडिशा में है। मिजोरम की हम बात करें तो माउंट राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, डाम्पा, ये पूछा जाता है डाम्पा के बारे में। तो डाम्पा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? मिजोरम में है। और फांगपुई नेशनल पार्क ये भी मिजोरम में स्थित है। अब बात करते हैं असम की। असम में काजीरंगा सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना। काजीरंगा के बारे में आपको पता होना चाहिए, मानस के बारे में है ना, डिब्रूगढ़ के बारे में पूछा जाता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ओरांग पार्क, दिहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। ये जो 7 नेशनल पार्क मैंने आपको बताए हैं ये असम में स्थित है ना। कुछ और देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। तो उत्तराखंड के बारे में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूछा जाता है, कौन सा है? आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और इसका पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क है ना। ये सारी जानकारी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगी। और भी आगे भी और भी राज्य हमने ऐड किए हैं, थोड़े से राज्य यहाँ पर हमने ऐड किए ताकि वीडियो बड़ा ना हो। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ये सभी के सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में स्थित है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जैसा कि मैंने थोड़ी देर आपको बताया, थोड़ी देर पहले, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर स्थित है? तो लद्दाख में है। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो आपका वो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाता है कि ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये गुजरात में पाए जाते हैं ना। एशियाई शेर
ऐसा पूछा जाता है कि एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए, रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान कहाँ पर है उसका, तो वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ना, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी, है ना। और यहाँ कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में। और इसका पुराना नाम क्या है, हैली नेशनल पार्क है। कौन सा है, हैली नेशनल पार्क है। यहाँ एशिया महाद्वीप का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यदि एशिया महाद्वीप की पूछे तो भी पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। और यहाँ एशियाई हाथियों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है विकल्प में जो आता है आपका रॉयल बंगाल टाइगर आता है। याद रखिएगा किस लिए प्रसिद्ध है, आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ना। और स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया था। किसको लाया गया था, पहली बार चीता को लाया गया था, है ना। और भारत में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसके बाद कर्नाटक में पाए जाते हैं। सारी जानकारी उस पीडीएफ के माध्यम से ली गई है, उसको आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। और बात करें आगे कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो टोटल 11 है। और 11 कौन कौन से, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। चलिए, अब जो अगला प्रश्न है पक्षी से संबंधित है। पक्षी से काफी प्रश्न पूछे गए, चाहे आप 28 दिसंबर ले लीजिए, 29 ले लीजिए, है ना, या फिर 9 दिसंबर ले लीजिए। पक्षी से प्रश्न पूछा गया था आपसे, और एक दो प्रश्न मैंने लिए भी है यहाँ पर कि जो पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है, इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। वो कौन सा है, आपका उल्लू है। तो उल्लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। जो उल्लू होता है वो निशाचर पक्षी होता है, रात में जगता है ना। उल्लू अपने बच्चे पुराने पेड़ों के खोखरों में छेद में अपने बच्चे देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेड़ है, इसमें जो छेद होते हैं उसी में ही अपने बच्चे को दे देता है। और उल्लू अपनी जो गर्दन को उल्लू जो अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, कितने डिग्री तक घुमा सकता है, तो 270 डिग्री तक घुमा सकता है उल्लू, है ना। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है, देखिए यहाँ पर झटके से आगे पीछे करने वाले पक्षी के बारे में आपको पता ही होगा, मैना है। यहाँ पर चित्र भी आप देख सकते हैं। जो मैना है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। और इसके जो बच्चे होते हैं वो किस रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं। चलिए, आगे जो प्रश्न पूछा गया था वो थीम से संबंधित काफी प्रश्न पूछे गए थे। देखिए 28 और 29 तारीख का मुझे पता है, लेकिन 9 तारीख को पूछा गया था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे नहीं बताया गया किसी भी बच्चे के द्वारा। यदि आपका 9 तारीख का एग्जाम था, ये वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर बताइएगा था या फिर नहीं। तो 4 विकल्प मेरे अनुसार रखे गए हैं ना थीम के बारे में। जल, मौसम, सामग्री, जानवर, इसमें कौन सा थीम होगा, आपका जल होगा। यहाँ पर देखिए थीम कितने प्रकार के होते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से उस पीडीएफ में आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर जो आपकी थीम होती हैं वो कितनी होती, 6 होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया। कितने थीमों में, 6 थीमों में। थीम कितनी है, 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं, परिवार एवं मित्र, भोजन है, पानी है, आवास है, यात्रा है, चीजें जो हम बनाते हैं, ये 6 प्रकार की थीम होती हैं। और यहाँ पर उप थीम कितनी होती है, उप थीम पूछा जाता है एग्जाम में, तो कितनी होती, 4 होती। किसकी होती है, परिवार एवं मित्र की। ये भी पूछा जाता है कि जो उप थीम है वो किसकी है, परिवार एवं मित्र की। कितनी है, 4 है। कौन कौन सी है, संबंध आपका है, कार्य तथा खेल है, जानवर है और पौधे हैं। ये 4 प्रकार की उप थीम है किसकी, परिवार एवं मित्र की। तो इस बात पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए, अब यहां पर देखिए मणिपुर के बारे में पूछा गया था, तो नृत्य तो मैंने आपको बता दिया। भाषा यहां पर छूट गई थी, तो भाषा भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं, है ना। भाषा के बारे में यदि अभी नहीं पूछा, यदि आगे पूछे तो भी आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन कल जो पूछा गया था, 2 से 3 प्रश्न मणिपुर से संबंधित पूछे गए थे, और उसमें इसकी भाषा भी पूछी गई थी। उसकी भाषा क्या होती है, मीती होती है। उसका नृत्य कौन सा होता है, मणिपुरी नृत्य होता है ना। तो यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में प्रचलित भाषा कितनी है, मतलब कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, 22 भाषा को। कितनी, 22 भाषा को। अब ये 22 भाषा कहां पर बोली जाती है, इसका राज्य क्षेत्र कौन सा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर 22 भाषा का जिक्र मैं करूंगा, तो एक एक करके सुनिएगा। पंजाबी जो भाषा है, इसका जो राज्य या फिर क्षेत्र है वो पंजाब है। मराठी का महाराष्ट्र है। गुजरात का गुजराती का गुजरात है। कोंकणी का गोवा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। कन्नड़ का कर्नाटक है। सिंधी का राजस्थान गुजरात पंजाब है। नेपाली का उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार है। डोंगरी का जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश है। बंगाली का पश्चिम बंगाल झारखंड है। तेलुगु का आंध्र प्रदेश तेलंगाना है ना। और भी है आगे,
जैसा कि मणिपुरी का पूछा गया था, है ना, मणिपुर का, तो वो मणिपुरी है ना। तमिल की बात करें, तमिलनाडु है, बोडो का असम है, मलयालम केरल है, संथाली झारखंड है, ओडिशा है, मणिपुरी मणिपुर है। हिंदी मुख्यतः उत्तर भारत में बोली जाती है, उर्दू लगभग पूरे भारत में। संस्कृत कोई विशेष राज्य नहीं है, जो विद्वान होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनके द्वारा संस्कृत बोली जाती है ना। मैथिली जो है वो बिहार है, असमिया असम में है, कश्मीरी जम्मू कश्मीर में है। तो ये 22 भाषा आपकी हो चुकी है, और 22 भाषा के कौन से राज्य है, कहाँ पर ये बोली जाती है, उनके क्षेत्र राज्य भी मैंने आपको बता दिए, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, मधुबनी चित्रकला, देखिए मधुबनी चित्रकला के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो मधुबनी चित्रकला के साथ साथ और भी जो चित्रकला है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, तो मधुबनी जो चित्रकला है उस प्रकार बनाई जाती है, पेंटिंग है ना। यहाँ कहाँ की चित्रकारिता है और फिर चित्रकला है, तो बिहार की है। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो दीवारों पर किया जाता है, या फिर आंगन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, चित्र को बनाया जाता है। और इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। साथ में इसमें जो प्रयोग होता है, चावल का जो प्रयोग होता है, वो चित्रों में उभार लाने के लिए किया जाता है। यानी कि इसमें जो और भी जो कलर होते हैं वो प्राकृतिक कलर होते हैं, उसी से ही ये जो मधुबनी चित्रकला है उनको बनाया जाता है। आगे यहाँ पर जानकारी दी गई है कि इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हल्दी का किया जाता है, नीले का किया जाता है, फूल का, नील का किया जाता है, फूल का किया जाता है, पत्तियों के रस एवं सुखाकर इनका प्रयोग किया जाता है ना। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। कलमकारी चित्रकला आप देख सकते हैं, चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। हर आपके जो टॉपिक है उसको चित्र के माध्यम से ही समझाया गया है। एक बार यदि वो पीडीएफ देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कलमकारी चित्रकला है, या आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। प्रयोग कपड़ों पर बनाया जाता है। इसको कहाँ पर बनाया जाता है, कपड़ों पर। और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। आगे हम बात करेंगे फोन चित्रकला। जो फोन चित्रकला है ये कहाँ की चित्रकला है, तो ये है आपका राजस्थान का। आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं, इसका प्रयोग कपड़ों पर किया जाता है। और इस चित्रकला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी बहादुर है सभी के यहाँ पर चित्र आपको दिख रहे होंगे इसमें। तो इसमें किसको प्रदर्शित किया जाता है यदि पूछा जाए, तो इस चित्रकला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को प्रदर्शित किया जाता है। वर्ली चित्रकला, कल ये पूछा गया था, वर्ली चित्रकला के बारे में पूछा गया था, है ना। आपको पता भी होगा यदि आपने एग्जाम दी हो, तो वर्ली चित्रकला के बारे में पूछा गया था। ये चित्रकारिता कहाँ की जाती है, तो महाराष्ट्र में भी की जाती है और गुजरात में। महाराष्ट्र की चित्रकला के बारे में कल पूछा गया था, और वो वर्ली चित्रकला थी, है ना। और ये गाय के गोबर, मिट्टी, लाल ईंटों और सफेद आटे के पेस्ट का उपयोग करते, इसकी जो चित्रकला है वो इसका उपयोग करते हैं ना, गाय के गोबर का उपयोग करते, मिट्टी का, लाल ईंटों और सफेद आटे के पेस्ट का उपयोग किया जाता है, उससे इसको बनाया जाता है। चलिए, खेजड़ी वृक्ष से प्रश्न पूछा गया था आपका 28 तारीख को। तो खेजड़ी आप देख सकते हैं और उसको देखा भी होगा। खेजड़ी जो होता है वो विशाल छायादार वृक्ष होता है, इसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते कूदते हैं। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो वो है आपका खेजड़ी। ये कहाँ पर ज्यादातर पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। आपने नाम सुना होगा, खेजड़ी गांव भी कहाँ का है आपका, राजस्थान का ही है। खेजड़ी राजस्थान राज्य के थार रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ये थार रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी की जो जड़ें होती है गहरी होती है और कम पानी में भी ये रह सकती है। खेजड़ी के फलों का जो इस्तेमाल है वो सब्जी बनाने में भी किया जाता है, और खेजड़ी की छाल का प्रयोग दवा, औषधि बनाने में भी किया जाता है। खेजड़ी की पत्ती का प्रयोग चारा के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार से आपको विकल्प दे देंगे और कूट में पूछा जाएगा कि खेजड़ी के संबंध में कौन सा सही है। वहां पर 1-2 विकल्प आपके सही दे देंगे, बाकी कुछ ना कुछ वहां पर डिफरेंट कर देंगे, गलत दे देंगे, तो उसमें आपको पहचानना होता है। इस प्रकार से सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अभी तक जो पर्यावरण दिवस है वो नहीं पूछे गए हैं, आगे पूछे जा सकते हैं, तो ये मेरे अनुसार मैंने रखे आगे, है ना। तो प्रमुख पर्यावरण दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है ना। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। तो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी जानकारी आपको दे रहा हूं दिवस के बारे में, या फिर और भी चित्रकला के बारे में, खेजड़ी के बारे में, हाथी के बारे में, जो भी मैं जानकारी दे रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व वन्य प्राणी सप्ताह, यह अक्टूबर का पहला सप्ताह होता है जिसमें विश्व वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। विश्व वन्य प्राणी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
चलिए, ये प्रमुख जो इम्पोर्टेंट दिवस थे उनके बारे में जानकारी दी। देखिए, माउंट एवरेस्ट, मुझे जहां तक लगता है माउंट एवरेस्ट के बारे में आगे पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं गया है ना। तो ये मैंने मेरे अनुसार रखे, 10 प्रश्न के बाद ये रखा गया मेरे अनुसार, है ना। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848, कहीं कहीं 8,000 आपको 8,850 भी विकल्प में दिखेगा। तो देखिए 8,848 को भी सही माना जाता है, 8,850 को भी सही माना जाता है। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, है ना। 48 मिले तो टिक कर दीजिएगा, 50 मिले तो भी आपका सही माना जाएगा। नेपाली नाम क्या है इसका, सागर माथा है। तिब्बती नाम क्या है माउंट एवरेस्ट का, तो वो चोमोलुंगमा, ये तिब्बती नाम है ना। तो यदि नाम भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और नेपाली तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे पहले व्यक्ति, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हिलेरी थे और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे थे, है ना। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 16 मई 1975 को जापानी जुंगू ताबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। पहली महिला के बारे में पूछे तो वो कौन थी, आपकी ताबेई थी। और 20 मई 1965 को अवतार सिंह चीमा, याद रखिएगा, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, आपके अवतार सिंह चीमा। कब चढ़े थे, 20 मई 1965 को। और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे अधिक चढ़ाई का जो रिकॉर्ड है वो कितना है, 25 बार का है। कितनी बार का, 25 बार का। और 25 बार कौन चढ़ी है, तो वो कामी रीटा चढ़ी है। काफी इंपोर्टेंट जानकारी है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पूर्णा मालवत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। सबसे कम उम्र की महिला कौन सी है, आपकी पूर्णा मालवत है। यदि आप इसको PDF को खरीदते हैं तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारी जानकारी वहां पर उपलब्ध आपको कराई गई है। तो आज की जो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं सभी के सभी इंपोर्टेंट है, उनको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई है, ये ज्यादातर पूछा जाता है और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो सब्जी हैं या फिर फल हैं, ये कौन सा फल कहाँ से आया है। तो सबसे पहले भारत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत के फल और सब्जी कौन कौन सी है। तो आपका बेर है, मूली है, पालक है, बैगन है, केला है, सेब, करेला, आम, परवल, टिंडा, संतरा, मेथी, ये सभी भारत में ही है ना। ये कोई बाहर से आए सब्जी या फिर फल नहीं है। बाहर से क्या क्या आया आपका, हरी मिर्ची, टमाटर और आलू। तो ये कहाँ के हैं तीनों, तो ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का है। गोभी और टमाटर यूरोप का है। कॉफी का बीज और भिंडी ये अफ्रीका का है। सोयाबीन कहाँ से आया, आपका चीन से आया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि PDF खत्म हो चुकी है ना। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं, यदि आपने अभी तक ऐप्स इंस्टॉल नहीं की है तो ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा वो कि आपको ऐप्स कैसे लगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और ये PDF को ले लीजिएगा। काफी यहाँ पर इंपोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।